program which we started about 2 years ago. Uh, the anchor of the program is Avinash Saraswat. He has been looking after the program, and pillars are people like Srishti and many other faculty colleagues who have been contributing. Idea ये था कि मुझे काफ़ी टाइम से ये लगता था कि जब हम हॉस्पिटल में एज डॉक्टर्स बैठते हैं तो सिर्फ जो पेशेंट्स हैं यानी जिनको लगता है कि उनको कोई प्रॉब्लम है वो हमारे पास आते हैं. बट आई फेल्ट दैट इन आवर सोसाइटी इवन सम ऑफ द हाईली एजुकेटेड पीपल और जो अपर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में हैं वो भी मेडिकली इलिटरेट हैं. उनको डिजीज़ के हेल्थ के ट्रीटमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है और थोड़ी बहुत जानकारी है वो भी गलत इंफॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है. और आजकल तो जब से ये इंटरनेट और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुली है तो मिस इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा हो गई है. सो आई हैड बीन टॉइंग विद दिस आइडिया दैट वी शुड गो टू द पीपल हु थिंक दैट दे आर नॉर्मल, दे हैव नो डिजीज, दे आर हेल्दी, एंड टेल देम अबाउट व्हाट गुड हेल्थ इज, व्हाट आर द अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज, जिससे कि वो अपने में, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने कोवर्कर्स, अपने नेबर्स में अगर वो फीचर्स देखें तो उनको साउंड करें कि देखिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है. एंड द पेशेंट्स कम टू अस एट एन अर्ली स्टेज इन एन अनकॉम्प्लिकेटेड कंडीशन सो दैट द ट्रीटमेंट इज ईजियर, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड रिजल्ट्स आर बेटर. तो इस सीरीज में पिछले 2 साल में हमने ऑलमोस्ट, एज यू कैन सी, वी हैव डन ऑलमोस्ट 60 सेशंस in schools, colleges, universities, institutions, organizations, government organizations, even resident welfare societies, जो group societies हैं, pensioners club and whatever. So basic idea is कि whosoever invites us, we go there. Our requirement is that they have to provide us a venue and audience, that's all. Rest everything Avinash does all the logistics arrangements. Fortunately, based on this idea, we could generate some funds also. We got educational grant from Pfizer and Sanofi, unrestricted educational grant, which I have been using for last 2 years. So this is not done at the cost of the university. And with that cost, we arrange all the, make all the arrangements. In fact, कुछ schools थे जिनको हमने ये भी ऑफर किया कि हम आपके यहाँ करेंगे और आप हमसे उस हॉल के वेन्यू के रूप में, रेंट के रूप में हमसे कुछ पैसे ले लीजिए और उस पैसे से आप अपने बच्चों के लिए कोई स्कॉलरशिप, कोई एजुकेशनल ग्रांट ले लीजिए. तो 1 जगह हमने वो भी किया है. एंड नाउ सिंस वी हैव फिनिश्ड ऑलमोस्ट 60 सेशंस, तो सेशन 1 टू सेशन 50 तक जितने हमारे सेशंस हुए हैं उनका एक समरी हमने तैयार किया है. एंड दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डॉक्टर प्रिया मारवा एंड Shweta. They again have been pillars of JSC, or we are publishing it as a booklet. And in addition, I have requested all the faculty colleagues, and about 60 colleagues have already submitted small write-ups on various diseases, various problems, which will go in that booklet. So this booklet is under preparation, and I hope that in the next 2-3 months we will come out with this booklet, which we plan to distribute virtually for free as a complimentary copy to wherever we have held these sessions and whosoever wants it. So basically we have covered health, which is physical health, and now physical health has been expanded into various other aspects. But people like Srishti pointed out to me कि physical, mental, social, emotional, डिजिटल हेल्थ के अलावा फाइनेंशियल हेल्थ भी बड़ी इम्पोर्टेंट है. और हम लोग डॉक्टर्स स्पेशली एंड जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं बिजी होने के कारण अपनी फाइनेंशियल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते. एंड स्पेशली एट ए यंगर एज, जो आप लोग हैं, मेरे जैसे के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. आई एम नाउ प्लेइंग माय लास्ट ओवर ऑफ द इनिंग्स. बट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि अभी से अगर आप अपने फाइनेंशियल हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, तो जैसा वो कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं कि एडोलेसेंस में ही कॉर्नरी में कैल्शियम जमना शुरू हो जाता है. तो सेम थिंग होल्ड्स ट्रू फॉर फाइनेंस. आई रिमेंबर माय फर्स्ट फिक्स्ड डिपॉजिट व्हेन आई वाज अ रेजिडेंट वाज 500 रुपीज एंड आई वाज वेरी वेरी हैप्पी कि 500 रुपये जमा कर लिए. तो फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में सृष्टि अकेले ही हैंडल कर सकती थी, बट वी थॉट दैट वी विल हैव एक्सपर्ट्स, सो वी हैव टू experts from ICAI, and our connection is that we had conducted a health session on Jaipur Swasthya Charcha in their institution,
तो दिस इज अ रेसिप्रोकल जेस्चर फ्रॉम देयर साइड कि अब वो आज हमें फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताएंगे. तो आई एम ओनली एन ऑडियंस. Srishti is going to moderate the session. She has framed some questions for our experts, and I hope that we will probably move towards better financial health from today onwards. Thank you, Srishti. Thank you so much, Dr. Sir, for the kind introduction. We all have been trained to save lives, but not to build wealth. But what happens when a doctor falls seriously ill or passes away too early, without insurance, without savings, and with children still in school? Who takes care of their EMIs, the education, the aging parents, and the dreams left behind? I've seen brilliant doctors, incredible healers, yet financially underprivileged, overworked, and unsure that how to secure and what really matters. We dedicate our lives to caring for others, but today let's pause and ask, are we caring enough for our own future? Because true freedom isn't just about earning well, it's about knowing that if life takes an unexpected turn, your family is protected, your children's future is secure, and your hard work has not gone in vain. And let's begin that journey today. I'm really happy to introduce our panelist for today. CA Ashish Goyal ji, I would please like to invite you here on the dais. Ashish ji is someone who believes money should empower and not overwhelm. So please welcome with a big round of applause, CA Ashish Goyal ji. He's founder of Moneyverse with over 17 years of experience in financial world, including senior leadership at Genpact, and now is helping people like us to make smart, confident decisions and to build some wealth. I would like to invite our second panelist, CA Ruchi Gupta ji. Please give a round of applause. She's a practicing chartered accountant and is currently serving as the regional council member of ICAI, overseeing the operations and development of 54 branches across 7 states under the Central Indian Regional Council. And she has 16 years of professional experience. She brings in-depth expertise in financial and tax advisory. So thank you, both of you, for coming here today and spending time with us. And let's delve into the panel discussion which we have been preparing for. It's time to stop looking at the tax season with dread and start looking at our finances with a purpose. We've spent years mastering the art of saving lives. Now let's take a moment to master the art of saving wealth. To guide us, we have these two brilliant experts with us today. After the panel discussion, we'll open the house for questions. So please make sure that you have some nice questions ready for them, which really matter to all of us. So let me ask first question to you, Ashish ji. You have the mic with you. Yeah. Ashish ji, हम लोग सब health checkups के बारे में बात करते हैं. But is it something called as financial health checkup? क्या ऐसा कुछ होता है और क्या वो हम डॉक्टर्स को समझना important है? Ma'am, first of all, I would like to start with saying thank you so much. Thank you for having us here. I know आप जो काम करते हैं वो incredibly tough है because there are no timelines and you are 24/7 available. So thank you so much. और अगर टाइम मिलेगा तो मेरी भी एक छोटी सी स्टोरी है जो इस प्रोफेशन से जुड़ते रह गई, तो we'll see if I will be able to share that. But coming back to your question, जैसे ये मेडिकल हेल्थ चेकअप होता है, करेक्ट, और हम सब कहते हैं कि मेडिकल हेल्थ चेकअप रेगुलरली करवाना जरूरी है. और जरूरी क्यों है? क्योंकि ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. अब अगर हम इसी प्रिंसिपल को फाइनेंस की दुनिया में अप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप. नाउ व्हाट डज दिस मीन? इसमें आता क्या है? तो इसके अंदर आपकी इनकम, आपके एक्सपेंसेस, आपके लोन्स, डेट्स, आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपके इंश्योरेंस का एक ऑनेस्ट रिव्यू, जिसमें आता है कि फॉर एग्जांपल यार हम कमाते तो बहुत है लेकिन ये पैसा कहाँ चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता. सो इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि हमारी मनी अभी जा कहाँ रही है, क्या वो इन्वेस्टमेंट्स में जा रही है, एक्सपेंसेस में जा रही है, लाइफस्टाइल में जा रही है. वी गेट अ बेटर सेंस ऑफ दैट. नंबर 2, हमने जो लोन्स ले रखे हैं या हमारे अगर कुछ डेट्स हैं तो क्या वो ऑप्टिमाइज्ड है, क्या उनके ऊपर हम अननेसेसरी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं दे रहे हैं, या फिर उनके ऊपर जो हम टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं कहीं हम उनको स्किप तो नहीं कर रहे. नंबर 3, जो हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं क्या वो हमारे गोल्स के साथ अलाइंड है. नंबर 4, क्या हम किसी इमरजेंसी के लिए रेडी है.
आई एम श्योर कि कोविड का पीरियड वाज टफ फॉर एवरीबॉडी, बट अगर मैं आपके प्रोफेशन को छोड़ दूं, देन वी नो कि इट वाज टफ ऑन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट एज वेल फॉर एवरीबॉडी एल्स। करेक्ट? तो क्या लोग ऐसी इमरजेंसी के लिए रेडी है? एंड फोर्थ फिफ्थ, आपका रिटायरमेंट प्लान है कि क्या कि हमें क्या एक ऐसी एज हम देखते हैं जहां पर हमें लगता है कि अब हम पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, सो हाउ आर वी प्लानिंग फॉर दैट? सो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जो फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप के अंदर आते हैं। और डॉक्टर्स के लिए इसलिए जरूरी है, जैसा सर ने कहा, आपने कहा कि हमारे पास पेशेंट्स के लिए तो हमेशा टाइम है, लेकिन खुद के फाइनेंस मैनेज करने के लिए हमारे पास टाइम कम रहता है। और अगर हम ये मानते हैं कि हमारे लिए मेडिकल हेल्थ चेकअप जरूरी है, तो उतना ही जरूरी हमारे लिए फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप भी है, क्योंकि पैसा तो आज की डेट में हर कोई कमा रहा है, बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपका कमाया हुआ पैसा आपके लिए क्या काम कर रहा है, वो समझ हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू देने की कोशिश करते हैं। राइट, थैंक यू सो मच आशीष जी। रुचि जी, मेरा अगला सवाल आपके लिए है। There are multiple sources of income for the doctors, right? They are working in the hospital, they are salaried, they have private consultings, and they are earning from CME talks and consulting as well. So what is the best and the legit way to manage and report this income? See, our doctor or maybe any other person earns from different sources. हमारा प्राइमरी सोर्स हमारा प्रोफेशन होता है, अदर सोर्सेज भी बहुत होते हैं जिसके थ्रू हम अर्न करते हैं, एंड एवरी सोर्स हैज टू बी रिपोर्टेड। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमसे ज्यादा पता है कि हमारी कहाँ कहाँ से इनकम है। जब हम ITR भरते हैं देन वी रियलाइज कि इतनी सारी जगह से हमारी इनकम आती है, इंटरेस्ट इनकम आ रही है, डिविडेंड आ रही है, हाउस रेंट आ रहा है, और बहुत सारी इनकम आ रही है जो शायद हमें ड्यूरिंग द ईयर में पता भी नहीं था। तो बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम होती है, चाहे कंसल्टिंग मान लें या सैलरी मान लें। तो बेस्ट वे टू मैनेज इज टू ओपन डिफरेंट अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स फॉर दैट। आपका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, अगर आप एक किसी हॉस्पिटल में एंगेज्ड हैं, सैलरीड हैं, तो आप उसके लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन कीजिए। एंड अगर आप कहीं भी कंसल्टिंग देते हैं या ट्यूशंस देते हैं या लेक्चर्स देते हैं, तो उसके लिए आप सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन कीजिए और सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट भी बनाएं। बिकॉज आप सैलरी के अगेंस्ट तो कोई डिडक्शंस या फिर क्लेम नहीं कर सकते एग्जेम्पशंस को, लेकिन अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है या फिर कंसल्टिंग फॉर योर नेचर कंसल्टिंग इनकम है, उसके अगेंस्ट आप उसके एक्सपेंसेस को भी क्लेम करके अपने इनकम शॉर्ट करके टैक्सेस कम पे कर सकते हैं। बट ये तभी करेंगे जब हम प्रॉपर बुक्स मेंटेन करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे। जहां तक मुझे पता है बहुत सारे डॉक्टर्स अपनी 44 ADA में रिटर्न भरते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में, कि टोटल इनकम का 50% को नेट प्रॉफिट मान के उस पर टैक्स पे कर देते हैं। अगर हम अपने बुक्स बनाते हैं, अगर हम अकाउंट्स बनाते हैं, तो हम अपने टैक्सेस को बेटर प्लान कर सकते हैं, कम टैक्सेस पे कर सकते हैं, अपने सारे एक्सपेंसेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंसल्टेंट है तो वो अपने कंसल्टेंसी सर्विस के लिए उन्होंने रेंट पे एक ऑफिस भी ले रखा है, एक एम्प्लॉय भी रखा हुआ है स्टाफ में, ट्रैवलिंग एक्सपेंस होते हैं, फ्यूल एक्सपेंसेस होते हैं, यूटिलिटी एक्सपेंसेस होते हैं। हम इन सारे एक्सपेंसेस को अपने इनकम में से क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हमारा अकाउंट प्रॉपर्ली मैनेज्ड होगा, हमारा सेपरेट बैंक अकाउंट होगा और हम जस्टिफाई कर सकेंगे कि ये एक्सपेंसेस मेरा इस इनकम के रिगार्डिंग में है। तो बेटर वे यही है कि आप डिफरेंट अकाउंट्स खोलें, बैंक अकाउंट्स ओपन करें और उसको वेल मैनेज करें। टैक्स बचाने से बेटर है टैक्स प्लान करना, क्योंकि आपको टैक्स को पे करना ही पड़ेगा और आपकी सारी इनकम आइडेंटिफाई हो जाएगी। अगर आप उसे प्लान करेंगे तो आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। Thank you, Ruchi ji. Ashish ji, next question is for you. That doctors often have uneven monthly incomes, right? And then how should they plan their monthly budget savings and create a financial cushion, especially for doctors who are practicing privately as well? मैम मुझे सर हेलो मैम मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम अनइवन इनकम में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे स्पेंडिंग बिहेवियर में। एक्चुअली ज्यादातर लोगों की प्रैक्टिस ये रहती है कि हमारे पास एक गुल्लक होता है जिसको हम बैंक अकाउंट कहते हैं। उस एक गुल्लक के अंदर हमारी सारी इनकम भी आ जाती है और उसी में से हम सारे खर्चे भी उसी से ही करते हैं, चाहे वो खर्चे हमारे नीड बेस्ड हो, हमारे ग्रॉसरी के खर्चे, हाउस होल्ड खर्चे, हमारे बच्चों की एजुकेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, एनीथिंग लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, हम उसी में से करते हैं। अब उस चक्कर में होता क्या है कि जिस महीने ज्यादा इनकम हो गई तो खर्चा ज्यादा हो जाता है,
किसी महीने थोड़ी कम इनकम हुई तो फिर लिक्विडिटी क्रंच आ जाता है। तो इसका बेटर तरीका क्या है? इसका बेटर तरीका है 4 अकाउंट सिस्टम, कि हमारे पास में डिफरेंट बैंक अकाउंट्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी इनकम 2 सोर्सेस से आ रही है, एक आपकी सैलरी इनकम हो गई, एक आपकी कंसल्टेंसी इनकम हो गई, तो आप 2 अकाउंट रखिए बैंक अकाउंट, एक में आपकी सैलरी इनकम आएगी, एक में आपकी कंसल्टेंसी की इनकम आएगी। उसके बाद में आप एक अकाउंट रखिए जिसके अंदर आपके सारे नीड बेस्ड एक्सपेंसेस होंगे, जो आपके फिक्स्ड नेचर के हैं, कि घर का इतना खर्चा लगता है, मेडिकल एक्सपेंसेस इतने होते हैं, होम EMI जाती है, आपका किड का खर्चा होता है, तो वो सारा उसमें से जाएगा। उसके बाद एक और अकाउंट बनाइए जिसके अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट, जितने भी आपने FD जाना है, म्यूचुअल फंड जाना है, कोई और आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप उस अकाउंट के थ्रू सारे इन्वेस्टमेंट रखिए। और 4th अकाउंट होगा आपका, जिसको आप बोलेंगे कैश रिजर्व अकाउंट या फिर आपका इमरजेंसी अकाउंट। तो इस तरीके से इसका, अगर हम इस तरीके से अकाउंट रखते हैं तो इसका फायदा क्या है? सबसे पहली चीज, जो आपका इनफ्लो अकाउंट होगा जिसमें हमारी इनकम आ रही है, उसको डे 1 पर हम 0 कर देंगे और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन आर नीड बेस्ड अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड आर कैश रिजर्व अकाउंट। सो दैट वे सबसे पहली चीज हमें ये पता चलेगा कि हमारा पैसा आज जा कहां रहा है। नंबर 2, इससे हमें हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हमारे रेगुलर हो जाएंगे। नंबर 3, हमारा एक कैश रिजर्व इमरजेंसी फंड तैयार हो जाएगा। एंड नंबर 4, अगर इतनी क्लैरिटी हमें आ गई तो हमें पीस ऑफ माइंड, आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चारों चीजें आ जाएगी एंड वी विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर मंथ्स जहां पर हमारी इनकम उतनी नहीं होती, बिकॉज वी ऑलवेज हैव अ कैश रिजर्व, हम उसको लेवरेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आशीष जी। और रुचि जी, वैसे काफी आंसर्स अगले सवाल के आशीष जी ने कवर कर लिए हैं, बट देन जैसे जो सैलरी डॉक्टर्स रहते हैं एंड उनके भी सेकेंडरी इनकम्स होते हैं, लेट्स से नॉट फ्रॉम प्राइवेट प्रैक्टिस बट फ्रॉम रेंटल इनकम, फ्रॉम डिविडेंड्स और फ्रॉम म्यूचुअल फंड रिटर्न्स, सो व्हाट आर सम स्मार्ट टैक्स सेविंग स्ट्रैटेजीज एंड कंप्लायंस टिप्स फॉर दोज पर्टिकुलर डॉक्टर्स? सी, इसका इम्पॉर्टेंट तरीका है कि हम टैक्स हार्वेस्टिंग करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम उसमें टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जिन शेयर्स में हमको प्रॉफिट दिख रहा है ईयर एंड में और कुछ शेयर्स में हमको लॉसेस दिख रहा है, तो हम दोनों को रियलाइज करके नेट ऑफ कर सकते हैं ताकि हमारा टैक्सेशन इम्पैक्ट नेट में कम आए। अगर हम इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहे हैं तो हम एट द सेम टाइम फॉर एग्जाम्पल हाउस लोन ले सकते हैं ताकि हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हो और हमारा नेट इनकम कम हो जाए, साथ ही साथ हमें टैक्सेशन बेनिफिट मिले। हम सबको पता होगा कि अगर हम होम लोन लेते हैं तो उसमें इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलती है विद रिगार्ड टू इंटरेस्ट एक्सपेंस जो हम पे करते हैं, तो ऐसे बेनिफिट्स को हम यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जितने लोग ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए शेयर्स में, तो वो फोकस करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। जैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 2 तरीके के कैपिटल गेन होते हैं जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे प्रॉपर्टीज में चाहे शेयर्स में। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, लॉन्ग टर्म के 2 साल के बाद सेल करते हो अपनी प्रॉपर्टी और शेयर्स को, तो आपका लॉन्ग टर्म गेन होता है जिसपे टैक्स रेट कंपैरेटिवली कम है फ्रॉम शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म जो आप विद इन 1 ईयर शेयर्स या फिर 2 साल के बाद प्रॉपर्टीज या एसेट्स, फिक्स एसेट्स को बेचते हो, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। शॉर्ट टर्म में रेट डायरेक्टली आपका स्लैब रेट लग जाता है, मतलब जो आपको अपनी इनकम पे टैक्स लग रहा है वही शॉर्ट टर्म इनकम पे लग जाता है प्रॉपर्टीज या कैपिटल गेन होने पे। तो प्रेफरेबली ये कोशिश कीजिए कि आप एसेट्स को लॉन्ग टर्म के लिए रखें, कम से कम 2 साल के रखें, फिर बेचें, या फिर अगर आप चाहते हैं तो टैक्स हार्वेस्टिंग का बेनिफिट भी आप यूज कर सकते हैं। अदर इनकम्स में अगर और भी इनकम आती है तो बेस्ट वे है मेंटेन डिफरेंट अकाउंट्स, बुक्स को मेंटेन करना। अगर आपको कंसल्टिंग इनकम है जैसे मैम ने बताया, तो आप उसके लिए बुक्स मेंटेन करके एक्सपेंसेस को साथ साथ डिक्लेयर करें और क्लेम करें। दैट इज द बेस्ट वे। राइट, अब हम एक अगले टॉपिक पर जाते हैं। स्पेशली जब डॉक्टर्स नए आते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपना क्लिनिक सेटअप करना चाहते हैं, तो आशीष जी जब क्लिनिक स्टार्ट करनी हो या लेट्स से रेडियोलॉजिस्ट ने डायग्नोस्टिक सेंटर चालू करना हो, पैथोलॉजिस्ट हैं, दे वांट टू स्टार्ट देयर लैब और इवन इफ दे वांट टू स्टार्ट अ हॉस्पिटल, तो क्या की फाइनेंशियल प्लानिंग एलिमेंट्स हैं जो उन्हें कंसिडर करना चाहिए स्टार्ट करने से पहले? ओके, सो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आज जो अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज देती है, और अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर को बात करें
जो रेप्स है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024, इसके अंदर हेल्थ केयर को एक थ्रस्ट सेक्टर माना गया है। थ्रस्ट सेक्टर का मतलब की सेक्टर माना गया है। तो इसके तहत डिपेंडिंग ऑन कि आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है और आप कौन से एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सबसे पहली चीज आती है, अगर हम ऐसा कुछ भी करते हैं तो हमें एक लैंड लेनी होती है। तो लैंड के ऊपर जो फर्स्ट बेनिफिट गवर्नमेंट हमें देती है वो है स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन। नंबर 2, अगर हमने मान लीजिए कोई एग्रीकल्चरल लैंड ली या रेजिडेंशियल लैंड ली और हमें उसे कमर्शियली कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्जन चार्जेस के ऊपर भी 100% एग्जेम्पशन हमें बेनिफिट मिलता है। फिर नंबर 3, अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर वो इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ से ज्यादा का है तो उस पर हमें कैपिटल सब्सिडी भी मिलती है गवर्नमेंट के थ्रू, अराउंड 10 to 20% डिपेंडिंग ऑन द एरिया एंड द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा हमें वैसे तो हेल्थ केयर सेक्टर आई थिंक जीएसटी से नहीं लगता है ज्यादा, बट अगर जीएसटी लगता है किन्हीं कंपोनेंट्स के ऊपर तो जीएसटी का भी 75% रिम्बर्समेंट हो जाता है फॉर 7 to 10 years। उसके अलावा अगर हम प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए अगर कोई लोन लेते हैं तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाती है 5%, 5 to 6%। उसके अलावा भी कुछ और बेनिफिट्स है। सो मेरा पॉइंट ये है कि अगर कोई भी अपना नया सेटअप लगाना चाहता है या एग्जिस्टिंग सेटअप को एक्सपैंड करना चाहता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं इन बेनिफिट्स को आप अपने बिजनेस में अवेल करें, क्योंकि अगर एट द स्टार्ट ऑफ एनी न्यू वेंचर अगर हमें डेफिनेटली गवर्नमेंट सपोर्ट मिल जाता है तो उससे काफी हेल्प मिलती है। हमारा कैपिटल एक तो स्पेंड रिड्यूस हो जाता है, एक हमारी जो वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है फंडिंग, कि हम फंडिंग किस तरीके से लेते हैं। क्लिनिक डॉक्टर्स को वो होम लोन की तरह भी ले सकते हैं, करेक्ट। फिर आता है कि आप टर्म लोन की तरह भी ले सकते हो। अब अगर गवर्नमेंट से हमें किसी तरीके की सब्सिडी अवेल करनी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी लोन लें वो टर्म लोन की फॉर्म के अंदर लें, क्योंकि टर्म लोन जो होता है वो स्पेसिफिक पर्पस का होता है और जब हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए लेते हैं तब हम उसके ऊपर इंटरेस्ट सब्सिडी का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं एट द while starting up a new venture or while expanding your existing venture. थैंक यू सो मच आशीष जी। रुचि जी, लाइक क्लिनिक सेटअप कर रहे हैं अगर डॉक्टर्स तो वो सोल प्रोप्राइटर के अंदर उनको अपने आप को रजिस्टर कराना चाहिए कि एलएलपी के अंदर, और क्या टैक्स लाइबिलिटीज में डिफरेंस है, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में क्या डिफरेंस है? आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जनरली जो भी नया सेटअप करता है वो क्वेश्चन पूछता ही है कि हमें किस फॉर्म ऑफ एंटिटी में जाना चाहिए। किस फॉर्म ऑफ एंटिटी में जाना है वो टोटली डिपेंड करता है आपके ओनरशिप स्टाइल में। अगर आप सिंगल पर्सन हैं जो इंटायर एंटिटी को चलाने वाले हैं, इंटायर क्लिनिक को चलाने वाले हैं, तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में ही बेनिफिट है, क्योंकि वहाँ पे ओनरशिप आपकी 100% हो जाती है, डिसीजन मेकर आप खुद होते हो। अगर आपको लगता है कि 2 पर्सन है, 2 डॉक्टर्स हैं या कोई और फैमिली मेंबर मिलकर आप चला सकते हैं, तो आप पार्टनरशिप या फिर कॉर्पोरेट फॉर्म में जा सकते हैं, जिसे बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ना। हर किसी में टैक्सेशन स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, टैक्सेशन रेट्स अलग है, और साथ ही साथ इनके ऊपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स भी अलग है। अगर आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर आप सिंगल पर्सन हो प्रोप्राइटरशिप में जाना चाहते हो, तो आपके इनकम को स्लैब रेट जो हम जनरली मेंटेन कर रहे हैं आजकल, उस पे आपको टैक्सेशन लगता है। मैक्सिमम इनकम जो टैक्सेशन रेट एप्लीकेबल है 30% है, डिपेंडिंग ऑन योर इनकम स्ट्रक्चर। अगर आप जाना चाहते हैं पार्टनरशिप में, तो एटलीस्ट 2 लोगों की जरूरत है उसको शुरू करने के लिए। वो एक कंपैरेटिवली इंडिविजुअल से बेटर स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर है, रिपोर्ट आउट होता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाके इनकॉर्पोरेट होता है, लेकिन वहां पे फ्लैट 30% टैक्सेशन एप्लीकेबल हो जाता है। वहां पे कोई एग्जेम्पशंस नहीं है, कोई छूट नहीं है, डायरेक्टली 30% टैक्सेशन एप्लीकेबल है। वहीं पे अगर आप 2 लोग हैं, एक बड़ा वेंचर सोचते हैं, बिजनेस को बढ़ाने का सोचते हैं और सोचते हैं कि आगे जाके आप अपनी फ्रेंचाइजीज ओपन करेंगे, नए सेटअप्स करेंगे या फिर एक्सपैंड करेंगे डिफरेंट सिटीज में, या एक ही सिटी में मल्टीपल क्लिनिक्स ओपन करेंगे, तो आपको लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म में जाना चाहिए, जो एक कॉर्पोरेट स्टाइल होता है वर्किंग का। कंप्लायंसेस डेफिनेटली प्राइवेट लिमिटेड में ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप,
क्योंकि उसमें ये मान लीजिए कि साल में 2 कंप्लाइंसेस होती हैं और एनुअल रिटर्न भी जाती है। तो एनुअल में स्टैट्यूटरी ऑडिट है और इनकम टैक्स ऑडिट तो आपको किसी भी फॉर्म में करना ही है। तो ये मानो 10 से 15 हजार का साल भर का खर्चा ज्यादा आएगा, ज्यादा स्ट्रक्चर है बट मोर रिकॉग्नाइज्ड है। अगर आप अपना बिजनेस बड़ा देखते हैं, फ्यूचर बड़ा सोचते हैं, तो आपको लिमिटेड फॉर्म में जाना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड में। अदरवाइज आप सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ ही स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा हमेशा एडवाइस ये रहता है कि अगर आप एलएलपी और कंपनी में कौन सा प्रेफरेबल है, तो कंपनी ज्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कोई आया या गया उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज एस चलती रहती है। लेकिन पार्टनरशिप में कोई पार्टनर आया या गया, हर बार नई डीड्स बनती है, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड होती है और सब कुछ नया होता है। तो कंपनी इज अ मोर लेजिटिमेट वे ऑफ स्टार्टिंग एन एंटिटी। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स प्रोप्राइटरशिप से चला रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप बुक्स प्रॉपर मेंटेन करें, एंटिटी को प्रॉपरली चलाएं और प्रॉपर रिपोर्टिंग करें, दैट इज इम्पोर्टेंट। कंप्लायंसेस डेफिनेटली कंपनी में ज्यादा है, वहां पे फ्लैट रेट 25% पड़ता है। आप बुक्स मेंटेन करेंगे, जो प्रॉफिट आएगा उसका 25% आपको टैक्स पे करना पड़ता है, फ्लैट है। इंडिविजुअल के केस में स्लैब रेट है और पार्टनरशिप में फ्लैट 30% रेट है। मैम थोड़ा हमें HUF के बारे में बताइए कि हाउ कैन इट हेल्प इन द टैक्स प्लानिंग और उसके लिमिटेशंस और लीगल बाउंड्रीज क्या है? या बिल्कुल वंडरफुल। HUF का क्वेश्चन बहुत आता है कि क्या हम HUF खोल के अपनी इनकम को थोड़ा बहुत डाइवर्ट कर सकते हैं क्या? तो आई वुड लाइक टू से कि प्रोफेशनल्स लाइक यू एंड अस, जो हम अपनी प्रोफेशनल अपनी नॉलेज बेस्ड इनकम अर्न करते हैं, उनको HUF में मेन इनकम या प्राइमरी इनकम डाइवर्ट करने का राइट नहीं है। वी कैन नॉट डाइवर्ट आवर प्राइमरी इनकम, जो हमारी नॉलेज से हमारे स्किल से अर्न होती है, वो हम वहां रिपोर्ट आउट नहीं कर सकते। बट यस, HUF खोल के आप पैसिव इनकम को डाइवर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके कोई इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज हैं, उनपे आपको अर्निंग होनी है, कैपिटल गेन होना है, वो वहां पे आप शो करके अपनी एक पार्ट ऑफ इनकम वहां शो कर सकते हैं, जिससे डाइवर्जन ऑफ टैक्स हो गया, डिवीजन ऑफ टैक्स हो गया और प्लानिंग हो गई उसकी। साथ ही साथ जैसे अगर आपके कुछ फंड्स हैं जो आपने दे रखे हैं, इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं आप, वो आप वहां पे डाल सकते हैं और वो इंटरेस्ट इनकम आप HUF में शो कर सकते हैं, उससे भी आपका डिवीजन ऑफ टैक्सेस हो गया। और भी ऐसी इनकम्स जो कि आपकी प्रोफेशन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, उसके लिए आप HUF खोल सकते हैं और वहां पे डाइवर्ट कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी इनकम को आप बिल्कुल भी HUF में नहीं ले सकते। कुछ लोग ऐसे करते हैं जो मेडिकल शॉप भी साथ में चलाते हैं, फार्मास्यूटिकल शॉप्स चलाते हैं। डॉक्टर्स को वैसे अलाउड नहीं है कि वो साथ में अपना फार्मास्यूटिकल शॉप चलाएं, लेकिन HUF में वो फार्मास्यूटिकल शॉप ओपन कर सकते हैं और एक सेपरेट पर्सन उसको मैनेज कर सकता है और सेपरेट पर्सन चला सकता है। हाउएवर वो आपके अंदर ही आ रही है, यू आर ओनली कंट्रोलिंग इट, बट एक सेपरेट पर्सन उसका कर्ता बन के उसको मैनेज करके चला सकते हैं। उसमें आप HUF खोल सकते हैं। और जो हम एडवाइस करते हैं, अगर आपको डायरेक्ट करना है, क्योंकि आप डायरेक्टली मेडिकल स्टोर ओपन नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी प्राइमरी इनकम बिल्कुल भी HUF में नहीं डाल सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इट्स अ टाइम टू रीथिंक एंड रीचेक योर अकाउंट्स। इट इज रियली इंपॉर्टेंट। कल को अगर आपका कहीं मेडिकल डिपार्टमेंट से भी स्क्रूटनी आती है, तो इट इज नॉट अलाउड टू डाइवर्ट योर प्राइमरी इनकम इन HUF। पर हाँ, हर तरीके की सेकेंडरी इनकम, ट्रेडिंग इनकम, अपना जो इंटरेस्ट इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, ऑल दीज काइंड ऑफ इनकम यू कैन डाइवर्ट टुवर्ड्स योर HUF। Thank you, Ruchira. Ashish ji, in terms of day-to-day operations and sustainability, what financial mistakes do doctors commonly make when running their own practice, and how they can avoid them? And also, like maintaining a digital record or working with a CA regularly, would it help them? देखिए, ये इसका आंसर आपके पास में ही करेक्ट कि आज सरदर्द होता है तो लोगों को पता है सैराडॉन खाना है, करेक्ट। उसके बाद में कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं यार, एक काम करते हैं, पास में मेडिकल स्टोर वाला है, उससे पूछ लेते हैं कि आज मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे बताइए कौन सी दवाई लेनी है, और वो मेडिकल स्टोर वाला सजेस्ट कर देता है, करेक्ट। लेकिन क्या हम इस चीज को प्रेफर करते हैं? सर्टेनली हम इस चीज को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि हो सकता है उसने आपका इमीडिएट प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर दिया, लेकिन आपका सिम्टम तो सॉल्व हो गया, लेकिन रूट को सॉल्व ही नहीं हुआ। एंड हेंस इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि जो एक्सपर्ट है आप उनसे राय लीजिए, सो दैट यू डोंट गेट इनटू दिस कोई लॉन्ग टर्म ऐसे इशू के अंदर ना फंस जाए, दैट कि वो जो आपने मोमेंटरी या टेम्पररी आपको बेनिफिट्स हुए थे वो फिर आपको लॉसेस की तरह नजर आए। तो सिमिलरली अगर हम बात करेंगे विद रिगार्ड्स टू फाइनेंस, आई थिंक इट इज
एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट कि आप आई थिंक देखिए कुछ बेसिक्स है जो हम फॉलो कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमने बात की कि डिफरेंट बैंक अकाउंट्स, आपके इनफ्लो के लिए अलग अकाउंट्स, आपके नेचर ऑफ एक्सपेंस के हिसाब से अलग अकाउंट्स, इन चीजों को आप खुद मैनेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन इट कम्स टू लेकिन प्रॉपर आपकी फाइनेंशियल बुक्स बनाना, आई थिंक दैट्स वेयर यू विल नीड गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट। जब बात आती है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने की, दैट्स वेयर अगेन यू विल नीड गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट। जब बात आती है टैक्स प्लानिंग की, दैट्स वेयर अगेन इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू टेक गाइडेंस फ्रॉम एन एक्सपर्ट। रीजन भी क्या होता है कि हम हो सकता है हमें कुछ बेनिफिट मिल गया छोटा मोटा, लेकिन अगर गलती से कोई हम किसी कंप्लायंस में फंस जाते हैं, देन वो इशू काफी बड़ा बन सकता है। सो आई थिंक इट इज, और अच्छी चीज ये है कि आज अगर आई थिंक इररिस्पेक्टिव ऑफ हम कौन से प्रोफेशन में है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर महीना 3-4 घंटा निकाल के अपने फाइनेंशियल्स को देखें कि हमारा पिछला महीना गया कैसा है, हमने क्या किया है और आगे वाले महीने के लिए हमारी प्लानिंग क्या है, और जिस तरीके से हम अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं क्या वो हमारे गोल्स के साथ अलाइंड है कि नहीं है, वेदर दैट विल लीड अस टू अ फाइनेंशियल फ्रीडम और नॉट। आई थिंक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इररिस्पेक्टिव ऑफ इन विच प्रोफेशन यू आर। True. Thank you, आशीष जी। रुचि जी, हम थोड़ा असेट्स और रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के बारे में बात करना चाह रहे थे कि मान लीजिए डॉक्टर इज सेलिंग अ प्रॉपर्टी, मे बी फ्लैट, लैंड और अ कमर्शियल स्पेस, तो व्हाट आर द कैपिटल गेन्स एंड टैक्स इम्प्लिकेशंस एंड व्हेन इज टीडीएस एप्लीकेबल? कैपिटल गेन पे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता। टीडीएस एप्लीकेबल होता है व्हेन यू आर सेलिंग और बाइंग अ प्रॉपर्टी। अगर आप एक सेलर हो, आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आप सेल कर रहे हो, तो जो बायर होता है जिसने खरीदा है, क्योंकि उसको आपको पेमेंट करना है सेलर को, अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी पे टीडीएस कटता है 1%। तो जो बायर होगा वो 1% टीडीएस गवर्नमेंट को जमा कराएगा और बचा हुआ पैसा सेलर को देगा। तो दैट इज मैंडेटरी। अगर वो नहीं कर रहा है तो बायर की गलती है टीडीएस ना काटना, सेलर की नहीं है। सेलर को तो पैसा पूरा मिल गया, बायर की गलती है टीडीएस ना काटना। तो बायर को 1% टीडीएस काट के 50 लाख की जब ज्यादा सेल वैल्यू है उसके ऊपर काटना है और गवर्नमेंट पे जमा कराना है। 49% सेलर को देना है। सेलर जब अपनी आईडीआर भरेगा तो वो 1% भी क्लेम कर लेगा रिफंड में, अगर उसका रिफंड बनता है तो। लेकिन उसको एडवांस में टैक्स जमा कराना जरूरी था। नाउ बात करते हैं कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन 2 तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जब हम बात कर रहे हैं लैंड, प्रॉपर्टी और बिल्डिंग की, तो 2 साल से ज्यादा अगर हम अपनी प्रॉपर्टी को रखते हैं और फिर सेल करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। 23 जुलाई 2024 तक उसमें एक फ्लैट रेट एप्लीकेबल था 20%, कि आपको जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उस पे 20% का टैक्स आपको जमा कराना पड़ेगा। बजट 2024 से एक चेंज आया और रिवाइज होकर रेट्स कम हो गए 12.5%, 12.5% रेट हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। साथ ही साथ पब्लिक की डिमांड पे गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शन दिए कि चाहे तो आप 12.5% पे ले लो, चाहे आप 20% पे पे कर दो। 12.5% पे अगर आप लेते हो तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंडेक्सेशन मतलब सपोज मैंने कोई प्रॉपर्टी या लैंड लिया था 2001 में, आज उसकी वैल्यू हो सकता है डबल हो गई हो, ट्रिपल हो गई हो। मैं उसको जब सेल करता हूँ तो मैं आज की वैल्यू निकालता हूँ और सेलिंग वैल्यू से माइनस करके कैपिटल गेन निकालता हूँ। तो गवर्नमेंट ने कहा आप 12.5% टैक्स पे कर दो और पुरानी वैल्यू नई वैल्यू भूलो, जितने में खरीदा था और जितने में बेच रहे हो दोनों को माइनस करो और 12.5% टैक्स पे कर दो। एक ऑप्शन आपके पास ये है। लेकिन कईयों ने कहा मेरी प्रॉपर्टी तो बहुत पुरानी है, कई गुना वैल्यू उसकी बढ़ चुकी है, उस पर तो मुझे नुकसान हो जाएगा, मुझे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिला तो मेरा टैक्स ज्यादा बनेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, सिर्फ उतनी ही प्रॉपर्टीज जो 23 जुलाई 2024 से पहले की परचेज्ड उनको आप सेल करते हैं, तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। या तो फ्लैट 12.5% परचेज और सेल वैल्यू को माइनस करके पे कर सकते हो, या फिर जिस 20% पे टैक्स पे कर दो और उसकी वैल्यू आज की निकाल लो। जो परचेज की थी जिस दिन, उसकी वैल्यू आज की इंडेक्स्ड वैल्यू निकाल लो और उसके बाद माइनस कर दो सेलिंग प्राइस से, जो प्रॉफिट आएगा उस पर 20% का टैक्स पे कर दो। जनरली होता क्या है, हमने जब कंपैरिजंस किए हैं डिफरेंट सिनेरियोज को, जो प्रॉपर्टी बहुत पुरानी है उसमें हमें 20% वाले फायदा बढ़ता है और जो 2-4 साल पहले ही खरीदी हुई प्रॉपर्टी को आप सेल करते हैं उस पर आपको 12.5% पे टैक्स पेने पे बेनिफिट मिलता है।
तो इस तरीके से आप अपने टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी विद इन 2 years बेच दी तो आपको उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, जिसपे आपको अपने स्लैब रेट, मतलब जिसमें आपकी इनकम टैक्सेबल हो रही है 10% पे, 20% पे, 30% पे, जो रेट आपके इनकम टैक्स में लग रहा है वही उस पे लगेगा और उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स आप ITR के टाइम पे ही भरते हैं, जब आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरी वहीं पे आप कैपिटल गेन भी डिक्लेयर करते हैं और वहां पे आप टैक्स पे करते हैं। तो इस तरीके से टैक्सेशन डिफरेंट है, डिपेंड करता है कि अपने लॉन्ग टर्म में रखिए इस प्रॉपर्टी को या शॉर्ट टर्म में। अगर हम बात करें लैंड पे या प्रॉपर्टी पे तो रेट सेम है। सिर्फ एक एग्रीकल्चरल लैंड ऐसा है जिसपे टैक्सेशन नहीं लगता क्योंकि वो कैपिटल एसेट नहीं होता। तो अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो टैक्सेशन नहीं लगता। हाँ जी। और अगर आपकी लैंड है, बिल्डिंग है या प्रॉपर्टी है, उन सब पे सेम रेट ऑफ टैक्सेशन एप्लीकेबल होता है। मैम ये तो हमने बात की कि जब हमें बेचना हो, अब अगर मान लीजिए हमें लैंड खरीदना हो, चाहे वो घर खरीदना हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से प्लॉट या लैंड या एग्रीकल्चरल लैंड या लेट्स से कमर्शियल कोई शॉप खरीदनी हो, तो एक बाइंग होती है हमारी नीड बेस्ड बाइंग, पहले जो हम अपना घर खरीदना चाहते हैं, एक बाइंग होती है लेटर ऑन कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैम हमें क्या ध्यान रखना चाहिए और कैसे हमें लिक्विडिटी ट्रैप से बचना चाहिए, कैसे हम अश्योर कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट सही है या गलत है? लिक्विडिटी ट्रैप बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कितना स्पेयर मनी और कितनी हमारी परचेजिंग पावर है वो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। रीजन बीइंग कि इन्वेस्टमेंट के सोर्सेज बहुत हैं और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आपका एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जिसको आप जल्दी से लिक्विडेट नहीं कर सकते। आज हम शेयर्स को 2 दिन में बेच सकते हैं, लेकिन हम प्रॉपर्टी को 2 दिन में नहीं बेच सकते व्हेनेवर वी आर इन नीड ऑफ मनी। तो हमें अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी या शेयर्स को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हम शॉर्ट टर्म में, कई बार ऐसा होता है कि इस बार मेरे को बोनस मिल गया 10 लाख का और मुझे इन्वेस्ट करना है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत हो सकती है कल को किसी और चीज में, तो मैं इसको प्रेफर करेंगे कि हम उसको शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करें, ना कि प्रॉपर्टी में, क्योंकि प्रॉपर्टी हमारे चाहने से सेल नहीं होगी, शेयर्स हमारे चाहने से सेल हो सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो हम परचेज करना चाहते हैं उसका प्राइस क्या है और हमारे पास फंड्स कितना अवेलेबल है, क्योंकि हमें अगर डिफरेंस के लिए लोन लेना पड़ता है तो हमें उसका रिटर्न भी देखना पड़ेगा कि क्या मैं लोन लेके अगर प्रॉपर्टी परचेज करता हूँ तो क्या उसका अप्रिसिएशन उससे ज्यादा हो रहा है क्या, कि मैं अपना इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है उसको रिकवर कर पाऊँ। सो आई थिंक ये 2-3 चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। आशीष, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग ऑन दिस? हाँ, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। आई थिंक जब हम घर खरीदने की बात करते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी बताता हूँ। आई थिंक टू अवॉइड दिस लिक्विडिटी ट्रैप, इसे हम कहते हैं 5-20-30-40 फॉर्मूला। सो ये 5-20-30-40 फॉर्मूला क्या है कि आप जो भी घर खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू आपके एनुअल इनकम की 5 टाइम्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है तो आप 50 लाख रुपए तक का घर खरीद सकते हैं, आपको लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब होता क्या है, 10 लाख की इनकम के अंदर जब हम 1 करोड़ का घर खरीद लेते हैं फिर हम लिक्विडिटी ट्रैप में फंस जाते हैं। सो दैट वाज 5। व्हाट इज 20 इज कि जो आपका लोन टेन्योर है अगर हम लेते हैं तो वो 20 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। कई बार हम इसमें आ जाते हैं कि यार 25 साल का अगर हम लेते हैं तो हमारा EMI कम हो जाएगा, लेकिन आप उस पर कितना ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं ये चीज हम समझ ही नहीं पाते। So the tenure should always be within the limit of 20 years. Then comes 30. 30 means कि जो आपका होम लोन का जो EMI है that should not be 30% of your monthly salary. And what is 40? 40 is your 40% down payment. कि जब भी आप कोई घर खरीद रहे हैं 40% आप कोशिश करें कि आप उसका डाउन पेमेंट करें, and for the rest 60% you can go for loan. अगर हम इस तरीके से मैनेज करेंगे तो certainly हमें liquidity का problem नहीं आएगा, because then we will have enough money for our other expenses as well as for our investment and emergency fund. Right. So, thank you so much, Ashish ji and Ruchi ji. We'll ask concluding questions one and one to both of you. So, Ruchi ji, many doctors wonder can they manage their finances on their own. So, is it essential to work with professionals like you, or whether we should, draw a line and like hand ourselves to you and leave the rest? डेफिनेटली मैं तो यही बोलूंगी, एक्सपर्ट की हेल्प डेफिनेटली जरूरत है, बट यू शुड ऑल्सो नो व्हाट योर फाइनेंसेस आर। मतलब ये कहना कि मेरा CA मैनेज कर रहा है, दैट इज नॉट द राइट थिंग। यू शुड नो where are you standing in terms of your finances. You should know your investment, you should know your expenses, you should know your assets, everything you should know about.
और आप मेंटेन कर सकते हो अपने एक्सपेंसेस का फ्लो, आप मेंटेन कर सकते हो अपने इनकम का फ्लो, बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप अपनी टैक्स प्लानिंग और अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, टेक हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट। जरूरी नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प, यू कैन टेक हेल्प ऑफ नॉर्मल अकाउंटेंट एज वेल। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लेटर स्टेज पे इन्वॉल्व कर सकते हो जब रिटर्न फाइलिंग का टाइम आता है, टैक्सेशन प्लानिंग का टाइम आता है, लेकिन इनिशियल बुक्स मेंटेनेंस में भी आप किसी अकाउंटेंट की हेल्प जरूर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रे एरियाज होते हैं जो एक नॉर्मल पर्सन को, जो नॉर्मली फाइनेंस का काम कर रहे हैं, उनको भी नहीं पता होता टिल द टाइम उनके आंखों के आगे से नहीं निकलता, या फिर दे आर नॉट यूज्ड टू मेंटेनिंग दैट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस और एसेट्स को मेंटेन करना। सो आई थिंक टेकिंग हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट इज इम्पोर्टेंट। नॉट एवरी टाइम, हर महीने हायर करना जरूरी नहीं है, बट येस periodically उनसे कंसल्ट करना इज इम्पोर्टेंट। Right. Ashish ji, when doctor wants to build an investment portfolio, so what is an ideal asset mix of mutual fund, stock, real estates and gold, and how at different ages of our life, when we are starting our career, then we're getting married, then kids, and then retirement, so how these things will vary and how we should seek help from professionals like you? Okay, so I feel that there are two answers to it, correct? मैं दोनों देने की कोशिश करता हूँ। नंबर वन इज, जब हम बात करते हैं कि यार मुझे खुद को अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है या मुझे खुद को अपने इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करने हैं, हाउ दैट शुड लुक लाइक, तो आई थिंक इजी तरीका है उसे समझने का कि योर पोर्टफोलियो इज लाइक अ बैलेंस्ड डाइट थाली, कि उसके अंदर सब कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, एंड आई थिंक एवरीथिंग शुड बी देयर एंड इट शुड हैव अ राइट मिक्स। हमें पता है कि दाल से प्रोटीन ज्यादा मिलता है, लेकिन सिर्फ दाल तो नहीं खा सकते, वो बोरिंग हो जाएगा, करेक्ट? और मीठा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा मीठा भी नहीं खा सकते, ज्यादा मीठा खाएंगे तो फिर डायबिटीज का प्रॉब्लम हो जाएगा, एंड देयर आर मेनी अदर स्टफ। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव दैट राइट बैलेंस एंड मिक्स। सो वो राइट बैलेंस एंड मिक्स क्या है? आई थिंक आपका 40 to 50% हम डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स के अंदर डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स इन करंट सिनेरियो सेफ भी है, एंड एट द सेम टाइम जो रिटर्न लॉन्ग रन के अंदर म्यूचुअल फंड्स के अंदर मिलता है वो किसी भी और दूसरी एसेट क्लास के अंदर नहीं मिलता। साथ में म्यूचुअल फंड्स हमें एक लिक्विडिटी भी देते हैं। अब जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो इसके अंदर भी लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, ये बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। बट अगेन हम कहते हैं ना, जैसे बैलेंस डाइट के अंदर की नमक स्वाद अनुसार, तो सिमिलरली आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कैसा होता है, दैट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। कि अगर आपको लगता है यू आर एट अ वेरी अर्ली एज ऑफ योर करियर और अभी हमारा रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, तो आप स्मॉल कैप, मिड कैप के अंदर भी थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम लगता है कि यार आई एम इनटू 40s 50s, तो फिर आपका रुझान थोड़ा फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप के अंदर आपका एक्सपोजर ज्यादा होना चाहिए। उसके अलावा आपका 20 to 25% जाना चाहिए रियल एस्टेट के अंदर, बिकॉज रियल एस्टेट इज ऑल्सो फॉर योर लॉन्ग टर्म गोल्स। कि फॉर एग्जाम्पल 15 साल बाद बच्चे की शादी करवानी है, तो ओके, हम एक रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट कैन ऑल्सो यील्ड अस अराउंड 10% रिटर्न्स। उसके अलावा अगर आपको खुद को ट्रेडिंग का शौक है तो आप 5-10% इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि इक्विटी में जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो तभी करें जब आप रेगुलरली उसे ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप उसे रेगुलरली ट्रैक नहीं कर सकते हैं, जो कि आपके प्रोफेशन में सीम्स वेरी डिफिकल्ट, देन आई वुड से गो फॉर म्यूचुअल फंड्स, लेट एक्सपर्ट्स हैंडल दैट rather than we burning our fingers ourselves. उसके अलावा आप 5-10% गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड भी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अभी तो पिछले 2 साल में गोल्ड ने जबरदस्त रिटर्न दिए हैं, बट इट विल नॉट रिमेन द सेम फॉर एवर। लेकिन फिर भी एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी देता है। बुरे वक्त में आपका पोर्टफोलियो अगर गिरता भी है, गोल्ड कंपैरेटिवली स्टेबल रहता है, वो 7 to 10% का रिटर्न वहां पे भी मिलता है। एंड जो बचा हुआ आपका 5-7% है, उसको आप अपने इमरजेंसी फंड के लिए रखिए, कैश रिजर्व के तौर पे रखिए। आई थिंक दैट इज हाउ आई सी कि एक बैलेंस पोर्टफोलियो होना चाहिए, एंड रेस्ट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी अमीर बनना है और उस चक्कर में उनकी वेल्थ ही कभी क्रिएट नहीं हो पाती, दैट्स द रियल प्रॉब्लम। बट अगर हम ये चाहते हैं कि हम
12 से 15% का रिटर्न हमें एवरेज मिलता रहे, सो दैट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, उस पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। और इसी से जुड़ा हुआ एक और चीज है, स्पेशली फॉर द यंग क्राउड एंड द यूथ सिटिंग आउट हियर, दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम, है ना। अभी सर ने भी शुरू में बोला था कि अभी तो हम तो लास्ट ओवर खेल रहे हैं, करेक्ट, बट आई थिंक वी कैन ऑल लर्न फ्रॉम सर's एक्सपीरियंस एज वेल। बट फाइनेंशियल फ्रीडम का भी एक साइंस है। आई थिंक वी ऑल कैन अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कैसे करते हैं, ये जनरली हमें सिखाया ही नहीं गया। हमारे जब हम छोटे थे घरों में, तो जैसे मम्मी पापा फाइनेंस को मैनेज करते थे वही हमने भी सीख लिया। उसके बाद में हम स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए, दोस्तों से मिल लिए, लेकिन ये फाइनेंशियल फ्रीडम एक वर्ड ही है, इसको अचीव करने की साइंस नहीं पता। तो इसको हम थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप है कि जाके सबसे पहला स्टेप होता है, सी वेयर डू यू स्टैंड टुडे, कि आज हमारी इनकम कितनी है, हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, हमारी लाइबिलिटीज कितनी है, और हमारे पास एसेट्स कितने हैं, हमारी नेटवर्थ कितनी है। नेटवर्थ इज योर एसेट माइनस लाइबिलिटीज। स्टेप नंबर 2, ये देखिए कि हमें पहुंचना कहां पर है, हमारे गोल्स क्या है। कि फॉर एग्जाम्पल हमें बच्चों की शादी करनी है, बच्चों की एजुकेशन चाहिए, अपने लिए घर खरीदना है, फॉर एग्जाम्पल 55 की एज पे रिटायर होना है, तो उसके लिए हमें पैसा कितना चाहिए। नंबर 3, कि जो आज आपने इन्वेस्ट कर रखा है, क्या वो आपके इन गोल्स के साथ अलाइंड है क्या। अगर वो नहीं है तो ये गैप कैसे फिल होगा। आज हम क्या करें, कहां इन्वेस्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पोर्टफोलियो की बात की, तो हमें कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, किस टाइम इंटरवल में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए, विच विल हेल्प अस रीच टू आवर गोल्स। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नंबर 4 इज योर इमरजेंसी फंड, कि उसको भी ध्यान रखें कि कितना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा इसका भी फॉर्मूला है कि 6 times ऑफ योर एनुअल ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस, कि मान लीजिए आपका महीने का 1 लाख रुपए का खर्चा है, तो कम से कम 6 लाख 7 लाख रुपए हमारे पास में हमेशा एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जस्ट इन केस की किसी वजह से हम 1-2 महीने ड्राई चले गए या काम कम रहा, तो भी एटलीस्ट वी विल नॉट गेट इनटू दैट पैनिक सिचुएशन, बिकॉज वी ऑलवेज हैव दिस फंड। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये पैसा भी हम म्यूचुअल फंड में डाल दें या हमने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, बिकॉज दैट विल नॉट क्लासिफाई एज एन इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड वो है जो हमें जब पैसे की जरूरत है हमें तब मिल जाए। सो इट शुड बी इधर इन योर बैंक अकाउंट, और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ FD, और इट कैन बी फॉर्म ऑफ एनी अदर डेट क्लास, जहां पर हमें पता है कि इसकी लिक्विडिटी हमें 2 घंटे में पैसा मिल जाएगा। So if we cover some of these aspects, I think that will help us to build a secure financial future. Thank you so much, both of you. We'll open the house for questions from our elite audience. So, any question? Thank you, sir. Dr. Mani, question. Request कि lot of our audience is non-doctors. So please explain, अगर मेरी फैमिली सेविंग साल की 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख है, तो किस ऑर्डर में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। PPF, इंश्योरेंस, FD, म्यूचुअल फंड, शेयर। तो अगर सेविंग बहुत लिमिटेड है तो बेस्ट रिटर्न और सिक्योरिटी और सेफ्टी पॉइंट। आई थिंक अच्छा सवाल है सर का, और ये हमारे लास्ट आंसर से मिलता हुआ भी है कि आपकी जो भी, मान लीजिए, चलिए सर की बात पर एक फॉर्मूला और लेकर आते हैं, 50-30-20 फॉर्मूला। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है 50-30-20 फॉर्मूला। ये कहता है कि आप जो भी कमाते हैं, फॉर एग्जांपल आप महीने का 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो 50% शुड बी फॉर योर नीड्स, जिसमें आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आ गए, आपके घर की EMIs आ गई, बच्चों की एजुकेशन आ गई। 30% शुड बी फॉर योर सेविंग्स, एंड 20% शुड बी फॉर योर लाइफस्टाइल, कि आपको कार मेंटेन करनी है, आपको घूमने जाना है, ऑल दैट स्टफ। सो हाँ जी,
निर्मला जी क्यों हटा के, निर्मला जी को हटा के लागू कर, निर्मला जी को हटा के लागू है ना। सो अब बात करते हैं कि ये जो 30% हम बचा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, इसको हमें कैसे सेव करना चाहिए। सो एज आई सेड, आपको 40 to 50% म्यूचुअल फंड्स के अंदर इस पैसे को डालना चाहिए। अब अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है, हमें लगता है कि यार गड़बड़ हो सकती है, और सही बात है, इक्विटी को लेके बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार गड़बड़ होती है, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है। और मैं मेरा एग्जांपल भी शेयर कर सकता हूँ। एक्चुअली व्हेन आई वाज, मैं 9-10 साल का था, तो तब मुझे पहली बार पता चला कि पापा ने शेयर्स में कुछ पैसे लगाए, और मुझे ऐसे पता चला कि वो पैसे जीरो हो गए। तो मम्मी ने कहा, अरे शेयर्स में पैसे लगाना तो गलत है, इसमें तो जीरो ही होते हैं, ये तो गैम्बलिंग है, ये तो नहीं करनी चाहिए। और वो चीज कहीं ना कहीं मेरे जहन में बैठ गई कि यार शेयर तो गैम्बलिंग है, ये तो नहीं करना चाहिए। फिर गलती से सीए प्रोफेशन में आ गया। सीए प्रोफेशन के फाइनल्स के अंदर हमें सिखाते हैं कि इन्वेस्टमेंट की क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती है, आपको शेयर मार्केट में आप कैसे कैसे पैसा लगा सकते हो, फ्यूचर्स क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है। तो एक फिर से एक एक्साइटमेंट जागता है कि यार कुछ तो करना चाहिए। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे कहा कि आशीष ये वाला शेयर लेते हैं दोस्त, इसके अंदर बड़े अच्छे रिटर्न मिलेंगे। और वो नया नया एक जोश भी था, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे थे। तो मैंने बड़ी मुश्किल से 5-10 हजार रुपए इकट्ठे किए थे। मैंने कहा चल भाई आज इसको डबल कर दे, तो मैंने डाल दिए। और वो था 2008 का सब प्राइम क्राइसिस का टाइम, और वो डाले हुए पैसे 2008 में वो भी फिर जीरो हो गए। तो मेरा वो जो बिलीफ था पुराना वाला, वो फर्म हो गया कि इक्विटी में तो पैसा नहीं डालना चाहिए, यहाँ तो जीरो ही होता है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, टिल 2018, फ्रॉम 2008 till 2018 फर्स्ट हाफ, मेरी सेविंग्स थी ऑलमोस्ट जीरो। यानी ये मैं जो आज ज्ञान दे रहा हूँ ये आपके सामने, ठीक है, मेरी खुद की सेविंग्स थी ऑलमोस्ट जीरो। क्योंकि ठीक है आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हो, बट अदरवाइज आपके पास हाथ में कुछ पैसा नहीं है, इधर इट इज इन अ लैंड और अ प्रॉपर्टी, और या फिर आपके पास नहीं है। तो हम क्या करते थे, हम सारा पैसा खर्च कर देते थे। मैंने बहुत सारी मेंबरशिप्स ले ली, ये ले लिया, बड़े मजे से, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। एंड देन इन 2018 आई रियलाइज्ड कि यार वेल्थ तो डेवलप ही नहीं हुई, वेल्थ तो बनी नहीं। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी स्टार्ट किया, और वो भी मेरी वाइफ की इनकम से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी इनकम से तो घर चलता है, और मेरी वाइफ की इनकम हम खर्च कर देते थे। तो हमने कहा यार तेरी इनकम से हम म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर देंगे, और मेरी इनकम से घर चलाएंगे, बहुत बढ़िया। और ये डिसीजन लेने के 3 महीने के बाद में मेरी वाइफ ने जॉब छोड़ दी, करेक्ट, क्योंकि बच्चे को टाइम देना था। एंड देन आई वाज लाइक कि यार ये तो म्यूचुअल फंड मैं तो नहीं कर सकता कंटिन्यू, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। बट वो दिन है और आज का दिन है, मेरा कोई भी म्यूचुअल फंड की एसआईपी बंद ही नहीं हुई, और वो बढ़ती चली गई, और मैं मेरी इनकम में भी मैनेज कर पाया, जबकि मुझे लगता था कि मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है, करेक्ट। सो इट इज अबाउट बीइंग अवेयर। नाउ सर के पॉइंट के ऊपर आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमें लगता है कि हम ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, वी नीड टू बी वेरी सेफ इवन इन म्यूचुअल फंड्स। आप कोई भी पैसा म्यूचुअल फंड में लगाओ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 5 साल के लिए लगाओ, क्योंकि म्यूचुअल फंड का ये रिकॉर्ड है कि जिसने, अगर आप 7 साल से ज्यादा पैसा लगाते हो तो उसके अंदर आप कम से कम 7% का रिटर्न बना के निकलोगे, ये डेटा बोलता है। प्रॉब्लम क्या है, लोगों को आज पैसा लगाना है, कम है, कल अमीर बनना है, दैट इज द बिगर प्रॉब्लम। अब आप लगाओ कहां पर, अगर आपका रिस्क एपेटाइट लो है तो आप लार्ज कैप में लगाओ। बहुत सारी ये अपना जितना भी रिलायंस है, एसबीआई है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी थी सब लार्ज कैप में आती है। मोदी जी कह रहे हैं इंडिया शाइनिंग 2047 तक हम विकसित भारत बन जाएंगे, हम टॉप 3 इकोनॉमीज में आ जाएंगे। तो ये तभी तो होगा जब इंडिया की कंपनीज ग्रो करेंगी, हम सब ग्रो करेंगे। अगर हमें इंडिया की इकोनॉमी पे विश्वास है, अगर हमें लगता है कि इंडिया का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है, तो ये कंपनीज ही तो बड़ी बनेंगी जिनमें आज हम इन्वेस्ट करेंगे। केवल हमें अपना माइंडसेट बदलना है।
लोनिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, हम स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते, दैट इज द बिगर प्रॉब्लम। हमें लगता है कि हमने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, हमने स्टॉक में इन्वेस्ट ही नहीं किया, हमने तो उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है जिस कंपनी को चलाने के लिए हमने मुकेश अंबानी को रखा है। करेक्ट? हम कह रहे हैं जब भी हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं हम उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं। अब हम कह रहे हैं कि साहब मैं ओनर हूं, मैंने रखा है मुकेश अंबानी को कि साहब आप रिलायंस कंपनी चलाइए। अगर हमें मुकेश अंबानी एज एन एंटरप्रेन्योर अच्छे नहीं लगते, हमें फॉर एग्जांपल कोई और अच्छे लगते हैं, दमानी जी अच्छे लगते हैं, तो टी मार्ट में पैसा लगा दीजिए। बट द पॉइंट इज आप ये मत सोचिए मैंने स्टॉक पे लगाया, इसने मुझे 10% रिटर्न दिया, अब मैं पैसा निकाल के कहीं और डाल देता हूं, देन यू विल एंड अप इनटू लॉसेस, आई कैन गारंटी दैट। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म गेम रखेंगे और बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे रादर देन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम 12-15% से अपने वेल्थ को सर्टेनली ग्रो करेंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता। एंड देन 25% आप धीरे धीरे कोशिश कीजिए प्रॉपर्टी बिल्डअप के लिए, रेस्ट 25% में आप गोल्ड ले सकते हैं, आप अपना जो इमरजेंसी फंड है उसको रेडी कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी स्टॉक मार्केट अच्छा लगता है, आपको लगता है नहीं मुझे तो करना ही है, तो 2-5 लाख रुपए स्पेयर रखिए, उसी के अंदर खेलते रहिए, इससे ज्यादा का कोई मतलब नहीं। सर एक पॉइंट ऐड करता पीपीएफ का, तो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी सर, क्योंकि अब नई रिजीम आ गई, टैक्सेशन चेंज हो गया, नई रिजीम आ गई, और जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हम करते थे जिनका हमें 80C में बेनिफिट मिलता था वो बंद हो जाएगा। एट द हाई इनकम लेवल रादर 12 लाख तक की इनकम बिल्कुल टैक्स फ्री है, और हम जनरली इसके आसपास अपने रिटर्न को फ्लोट करते रहते थे। तो जो बेनिफिट था पहले पीपीएफ में इन्वेस्ट करने का, ना ही वो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है और ना ही अब उसका हमको इनकम टैक्स में बेनिफिट है। तो आई थिंक पीपीएफ इतना ल्यूक्रेटिव ओपिनियन नहीं है टू इन्वेस्ट, उससे अच्छे ऑप्शंस हैं टू इन्वेस्ट एंड गेट रिटर्न, तो हम वो भी शफल अप कर सकते हैं। देखिए उसके ऊपर केवल सिर्फ मैं ये ऐड करना चाहूंगा, दिस इज मोर फॉर यंग पीपल। लेकिन अगर आपकी एज 50 से ज्यादा है तो आप अपने म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो मैं 40-50% कह रहा हूं इसको रिड्यूस कर दीजिए, और यहां से जो आप रिड्यूस करेंगे उससे आप फिक्स्ड इनकम में ले जाइए, जैसे आपका एफडी हो गया, जैसे आपका पीपीएफ हो गया, ये जो पोस्ट ऑफिस हो गया, इन सब के अंदर ले जाइए, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल की सिक्योरिटी, आपने इतनी मेहनत से 50 साल लगा के वेल्थ क्रिएट की है, डेफिनेटली आप नहीं चाहोगे कि वो डिटोरेट हो जाए, एंड हेंस एट दैट पॉइंट इन टाइम आप उन एसेट्स में डालिए जहां पर आपको पता है मेरा एप्रिसिएशन लिमिटेड है लेकिन मेरा कैपिटल स्ट्रॉन्ग है, मेरा कैपिटल कहीं नहीं जाएगा। और अगर आप अर्ली एज ऑफ योर करियर है तो आप इक्विटीज के अंदर थ्रू म्यूचुअल फंड्स पैसा डाल सकते हैं, दैट इज एडवाइजेबल। सर SWP SWP सर ये कहता है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम कहते हैं यार हमें 55 की एज में रिटायर होना है, ठीक है। 55 की एज में रिटायर होने का मतलब ये है कि यार 55 की एज के बाद में मैं पैसे के लिए काम नहीं करूंगा, हो सकता है मैं काम करूंगा लेकिन मैं पैसे के लिए भागा दौड़ी नहीं करूंगा, और मैं चाहता हूं कि अगर मैं काम नहीं भी करूं, थैंक यू सर, थैंक यू सर फॉर हैविंग अस। हाँ श्योर सर, थैंक यू, कि अगर मैं काम नहीं भी करूं तो भी मुझे एक इनकम मिलती रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ जो भी इनकम है सर, फॉर एग्जाम्पल उस इनकम को, जो भी आपके एनुअल इनकम है उस इनकम को आप 33 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक सिंपल फॉर्मूला करते हैं अभी, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपीस के इनकम है, उसको 33 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बना 3.3 CR। तो इसका मतलब कम से कम आपके पास में 3.3 CR होना चाहिए, ठीक है। अब नॉर्मली अगर हम इसमें इन्फ्लेशन जोड़ देते हैं, ये जोड़ देते हैं, तो ये जो नंबर होता है ये नंबर 7-8 करोड़ का बन जाता है। अगर आपके पास इतना इनकम आ गया है 7-8 करोड़ का, आपके रिटायरमेंट पे कॉर्पस बन गया है, अब आप क्या कर सकते हैं, इस कॉर्पस से हम ये मानते हैं कि ये आपको 10-12% का रिटर्न देगा, और आप 10-12% में से आप बोलते हो कि यार 6-7% में एज SWP निकाल देता हूँ, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, तो आपका जो कैपिटल है वो कैपिटल भी सस्टेन रहेगा इन फॉर्म ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, प्लस उस पर आपको रिटर्न भी मिलता रहेगा, और आप उसमें से एक मंथली इनकम SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल
आप वो भी निकाल सकते हैं कि मान लीजिए महीने के खर्चे हो गए 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, लाख रुपए, तो आप हर महीने लाख रुपए निकालिए। वो जो आपका पैसिव इनकम है वो आपको पैसे भी दे रहा है, प्लस आपका कैपिटल भी वहीं पर ही है, प्लस उस पर आपको थोड़ा थोड़ा एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। सो दैट इज व्हाट SWP। For that, you have to have at least 5 crore a year pocket. सर आई थिंक ये हमारा एक बहुत बड़ा, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने छेड़ा है। हमें लगता है यार ये जो ये बातें कर रहे हैं ना, ये सब तो सिर्फ पैसे वालों के लिए है, जिनके पास में करोड़ों में पैसे हैं। बट पॉइंट ये है कि ये बात हर किसी के लिए है। हम सब अपना ये जो सब नंबर है ना 5 करोड़ 10 करोड़, यहाँ पे पहुंचना बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। आप 20,000 रुपए 25,000 रुपए महीने से इन्वेस्टमेंट चालू करके इस नंबर पे पहुंच सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम इस मैथमेटिक्स को डिकोड ही नहीं करते। जो फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप की हम बात कर रहे हैं, हम उसे डिकोड ही नहीं करते। मैं अगेन मेरा ही पर्सनल एग्जांपल देता हूं। आई वॉज वर्किंग एज वाइस प्रेसिडेंट इन जेनपैक्ट सम टाइम बैक, और मैं अभी एक तरीके से मैं मेरा रिटायरमेंट ले चुका हूं। करेक्ट, नाउ आई एम डूइंग व्हाट आई लव टू डू। करेक्ट, अभी मैं जो भी काम कर रहा हूं आई एम नॉट डूइंग दैट फॉर मनी ओनली। उसके लिए तो मैंने जेनपैक्ट में काम कर लिया, बट पैरेलली आई ट्राई टू बिल्ड दैट वेल्थ विच विल अलाउ मी दैट SWP, जिससे कि मुझे एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। एंड फॉर मी ऑल दिस हैपेंड पोस्ट मिड 2018। तो अगर ये 7-8 सालों में मेरे लिए कोई चमत्कार हो सकता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर बैठे हर किसी के लिए हो सकता है। इट इज अबाउट जस्ट डिकोडिंग दैट। तो उसी के लिए वो जैसे मेडिकल हेल्थ चेकअप जरूरी है, वैसे आपका फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप भी जरूरी है। Are you comfortable with the valuations of the equities right now, and with the scene and scenario we see, like everyone is doing option trading. We've seen, people with 10-12,000 income doing option trading. Doesn't the scenario look scary and a looming recession coming to you? बहुत ही जबरदस्त सवाल है ये। आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन। आप में से कितने लोग हैं जो इक्विटी में थोड़ा थोड़ा कुछ भी करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं? देखो सर करते हैं। मुझे ध्यान है सर को पहले हमारे जवाबों में नींद आ रही थी, बस जब से ये वाली बातें कर रहे सर बहुत एक्टिव हो गए, है ना? Usually I practice buying a stock हाँ जी, and keep it for long. बिल्कुल बिल्कुल। Forget. तो सर दोनों पे बातें करते हैं ना। आई थिंक आपका भी जवाब देता हूं मैं, मैम के जवाब से चालू करते हैं। डेफिनेटली करेंटली इक्विटीज आर ओवर वैल्यू, है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है कि कंपनीज के फ्यूचर पोटेंशियल के ऊपर उन्हें इतनी वैल्यू मिल रही है। जैसे ही पता चलता है कि फॉर एग्जांपल अभी इंडिया की पाकिस्तान के साथ में ये छोटा सा युद्ध हुआ, ये ऑपरेशन सिंदूर, और ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, उससे पहले हमारे जो डिफेंस वाले जितने भी स्टॉक्स हैं ये 40-50% अभी तक बढ़ चुके ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। तो ये किस चीज पे बढ़े? ये इस थॉट के ऊपर बढ़े हैं कि यार इंडिया के डिफेंस सिस्टम ने बहुत अच्छा काम किया है, और बहुत अच्छा काम किया है तो मतलब अब इनको ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, प्लस अब हो सकता है हम आने वाले सालों के अंदर अपने हथियारों को एक्सपोर्ट भी करेंगे। सो वो सब चीजें आज ही हमारे स्टॉक प्राइसेस के अंदर वैल्यू हो गई। अब बात यह है कि फ्यूचर में क्या ऐसा हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अगर ऐसा हो पाता है फ्यूचर के अंदर, तो ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड हो जाएगी और आप देखोगे कि फ्यूचर्स में ये और भी बढ़ेगी। लेकिन अगर हमारी कंपनीज ने वैसा परफॉर्म करके नहीं दिखाया, अभी जैसा आपने देखा होगा कि पिछले 1-1.5 साल से मार्केट थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल है। उससे पहले मार्केट एक तरफ, जिसने 2023 देखा है, उसने तो कहीं पर भी पैसा लगा दिया, उसका पैसा बन गया। 2024 के अंदर वो थोड़ा सा ड्विंडलिंग है। वो ड्विंडलिंग क्यों है? क्योंकि जैसा 2023 में सोचा था कि कंपनीज परफॉर्म करेंगी, 2024 में कंपनीज ने वैसा परफॉर्म नहीं किया। सो दिस विल ऑलवेज रिमेन। हैविंग सेड दिस, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आज इंडिया की पॉपुलेशन है 140-150 करोड़, लेकिन अभी भी जितने डीमैट अकाउंट्स खुले हुए हैं वो 10 करोड़ है। उसमें से एक्टिव तो और भी कम हो गए। प्लस अगर हम म्यूचुअल फंड में कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं तो 5-6 करोड़ लोग। इसका मतलब पोटेंशियल कितना है। अगर बाकी लोग भी इन्वेस्ट करना चालू कर दें तो हमारा जो अभी एक
जो बढ़ रहा है ये उसका एक मेन रीजन है लिक्विडिटी। मार्केट में लिक्विडिटी इतनी ज्यादा है, और अभी गवर्नमेंट ने, अभी आपने देखा रेपो रेट कम कर दिया, CRR कम कर दिया, और भी टैक्सेस 12 लाख तक टैक्सेस हटा दिए। तो ये सब रीजन क्या है? इससे क्या होगा? कॉमन मैन के पास लिक्विडिटी आएगी। जब लिक्विडिटी आएगी तो कॉमन मैन ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, ज्यादा इन्वेस्ट करेगा तो डेफिनेटली आई सी ओवर अ लॉन्ग रन वैल्यूएशंस और खराब होने वाले हैं। बट आई थिंक द ओनली थिंग इज हमारी कंपनीज को अच्छा परफॉर्म करेगा टू इंश्योर दैट ऑल दिस सस्टेन। Any other सर questions? आपने क्वेश्चन पूछा था, मैं उसका जवाब देता हूं। SWP का। हाँ नहीं, अच्छा, आपने कहा था कि सर की स्ट्रैटेजी ये है कि सर एक बार कर देते हैं और भूल जाते हैं। Right. आई थिंक सर In blue chip company. हाँ, तो ये अच्छा है। अगर आप बिलीव करते हैं कि इंडिया का अच्छा ही होने वाला है, अगर इंडिया का अच्छा होने वाला है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने रिलायंस खरीदा है, आपने अडानी खरीदा है, आपने कोई भी टाटा खरीदा है, इन्फोसिस खरीदा है, ये सब भी तो और बड़े बनेंगे भाई। हो सकता है छोटी कंपनी ज्यादा स्पीड से ग्रो करेगी, लेकिन ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक, ये सब भी तो ग्रो करेंगे। हो सकता है ये 20, 30, 40% पे नहीं करेंगे, लेकिन 10-12% पे करेंगे। सो देयर इज ऑलवेज, आप जिस तरीके से कर रहे हो ब्लू चिप कंपनीज में करके, आई एम श्योर इक्विटी में करने के बाद भी आपको रात में नींद अच्छी आती। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Ashish sir, you want to Sir, ask? I have two questions. जी सर जी। One for each one of you. हाँ जी। First, ladies first. Sure. Ma'am, you talk about the long-term capital gain on selling of your property. So my question is, suppose I opt for 20% regime. That means indexation regime. So how you calculate the current value with the repo rate, circle rate, or reverse rates? There are different kind of इंडेक्स रेट्स गवर्नमेंट डिसाइड करती है, सो इंडेक्सेशन दे देती है वो। फॉर एग्जांपल आपने 2001 इज अ बेस इंडेक्स फॉर ऑल ऑफ अस। हमने उससे पहले कितने भी पहले प्रॉपर्टी खरीदी हो, 2001 में जो बेस इंडेक्स बन गया उसको बेस मानते हैं। 2001 से लेके 2025 तक हर साल गवर्नमेंट एक इंडेक्सेशन रेट देती है। फॉर एग्जांपल आपने 2001 में 1000 की खरीदी थी, तो वो डिवाइड बाय कर देगी 100 इंटू 2.1, ऐसे करके हर साल इंडेक्सेशन रेट मिलता है आपको उससे करंट वैल्यू निकालनी पड़ती है, एंड देन द सेलिंग प्राइस, एंड व्हेन यू माइनस बोथ ऑफ देम देन यू गेट अ कैपिटल। So it is decided by the government, not the DLC rate or any other market rate. It is the indexation rate provided by the government. कि कितना परसेंटेज एप्रिसिएशन इन्फ्लेशन हुआ है उसको कंसीडर करते हुए आपका इंडेक्सेशन रेट प्रोवाइड किया जाता है। उससे आपको कंसीडर करना पड़ता है कि आज क्या वैल्यू हो गई उस प्रॉपर्टी। So if I gave values, the current value of my selling price and the actual value which I paid when I bought it around 12 or 13 years back. Right. So my C is able to calculate the indexation. Correct. Is he able to? It is available every time Okay. with us. And my second question is related to loaning versus investing. So I know some of our colleagues also here. They take some money from the loan. They are paying loan of 8% or 9%, and they want to invest that money into some mutual fund or something which is giving them 12%, 13% or 14% per annum return. Is it a good strategy in सर अगेन आई थिंक अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर रात को अच्छी नींद चाहिए, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपके बाद मेरी तरह कम ना हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उधार पे पैसा लेके कभी भी इक्विटी में ना लगे, क्योंकि हमें नहीं पता ना यार कल मार्केट में क्या। अभी फॉर एग्जांपल अभी ईरान इजराइल की कभी लड़ाई चालू हो जाती है, कभी रशिया किसी के साथ पंगे चल रहे हैं, कभी ये इंडिया पाकिस्तान हो जाता है, तो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो, कभी ट्रम्प ट्वीट कर देता है, करेक्ट। यानी जियो पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसे है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऑयल प्राइसेस, क्रूड, कहीं पे लड़ाइयां हो गई, वो एक मिसाइल जाके किसी ऑयल के टैंक में चली गई और वो ऑयल स्केर्सिटी हो गया। अब आप क्या कर लोगे, एकदम से क्रूड प्राइसेस बढ़ गए आपका। तो अगेन आई थिंक देखिए 2-3 फंडे है अगर कोई इक्विटी में करता है तो। नंबर 1, 5 साल से कम के लिए इन्वेस्ट मत कीजिए, सिंपल है। दूसरा, उधार पे पैसे लेके बिल्कुल भी मत कीजिए। कोई बोलता है ना भाई तू ये ले ले, मैं बता रहा हूँ ना ये स्टॉक लाख रुपए का है, ये अभी बस 10 लाख रुपए का होने वाला है और मैंने बोला है और तू ले ले आज, और आपने नहीं लिया और वो 10 लाख का हो भी गया,
तो आपको अगली बार फोमो हो जाएगा कि अब ये बताएगा तो अब की बार तो मैं उधार पे क्या मैं घर बेच के ले लूंगा ये। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट कौन सा चलता है, वही चलता है जो कि ये टोल पर होता है ना, कि आप किसी भी लाइन में गाड़ी लगाते हो वही लाइन सबसे स्लो चलती है, करेक्ट है? तो वैसा ही है कि वो शेयर मार्केट केवल आपको एंटाइज करने के लिए तब तक रिटर्न देता है जब तक आप नहीं लगा रहे, और हो सकता है आपने एक बार कमा भी लिया, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर ये स्ट्रैटेजी एब्सोल्युटली सस्टेनेबल नहीं है, नहीं करना चाहिए। और ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के अंदर कभी भी नहीं करना चाहिए। ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, यू नीड टू बी एन एक्सपर्ट, यू नीड टू डिवोट टाइम। अगर आप वो नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका दोस्त कर रहा है, नहीं करना चाहिए। और दोस्तों के कहने पे स्टॉक कभी नहीं लेना चाहिए। वो स्टॉक जो दोस्त बोलते हैं वो हो सकता है बढ़ भी जाए, लेकिन हम तो लेमैन है, हमारे मन में लालच आ जाता है अभी तो और बढ़ेगा, तो हम उसे बेचते नहीं है, फिर वो नीचे आ जाता है। तो आई थिंक दीज आर सम बेसिक फंडामेंटल्स दैट वी ऑल शुड फॉलो। in the one of the time. मैं एवरी ईयर कम से कम 200-300 आइडियाज भरती हूँ, एंड आई थिंक 90% लोगों ने ट्रेडिंग की होती है। एंड इन माय जर्नी ऑफ 17 इयर्स मैंने 1% से ज्यादा प्रॉफिट नहीं देखा इन ऑप्शंस इन ट्रेडिंग, चाहे किसी पर्सन ने 1 लाख इन्वेस्ट किया हो या 1 करोड़ इन्वेस्ट किया हो। मतलब ऑप्शंस इन ट्रेडिंग आई थिंक इज द रिस्कीएस्ट ऑप्शन टू चूज। Thank you so much, Ashish ji and Ruchi ji.